Hi, today is 28th of November 2020. Keep in mind that neither success nor failure is ever final. Today we are going to talk about all these important articles. Yesterday questions के answers हैं The Durand Cup. The Durand Cup is associated with football. आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी। आनंद मठ के ऑथर हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी। दीज टू बोथ आर राइट। चट्टोपाध्याय भी करेक्ट है, चटर्जी भी करेक्ट है। बंगाली, आप बताओ ऐसा क्यों? देन एशियन ड्रामा गुन्नार कार्ल मिर्डल एक बुक है जिसका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी इन साउथ एशिया। इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी इन साउथ एशिया। जब आरसीईपी आ रहा है, कोविड-19 का बैकड्रॉप है, साउथ एशिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। दैट इज़ वाई ये जो फाइंडिंग है ना, इस पर फिर से अभी डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। ऑन विच रिवर इज द सिटी मदुरई सिचुएटेड? द आंसर इज वैगई। बेतला नेशनल पार्क है बिहार में। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल है बेगटन कप ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? नाथपा झकरी डैम हिमाचल प्रदेश में है, ये किस रिवर पे बनाया गया है? धाप डांस एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, ये किस स्टेट को बिलोंग करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल अभी जो एनजीओ है और एफसीआरए है, इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का काफ़ी नाम आया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एनजीओ, इट इज़ बेस्ड इन विच कंट्री? What is the theme of International Day for the Elimination of Violence Against Women 2020? Lockdown, Domestic Violence on Rise. तो इसका थीम क्या था? International Day for the Elimination of Violence Against Women. What is the theme of World Heritage Week अभी सेलिब्रेट हुआ, इसका थीम क्या है? So these are 6 questions for today. आज हम पढ़ेंगे फार्म बिल एंड प्रोटेस्ट। सेकेंड इज जीडीपी के नंबर, सेकेंड क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। Then this is Supreme Court and Judicial Activism. GMRT को IEEE माइलस्टोन स्टेटस प्रेस्टिजियस अवार्ड किया गया है। एक्सेलेंट, ये थर्ड सच साइट है। टैक्ट दिस इज अबाउट जो ऐप बैन होता है, इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, और क्या ये एक्चुअली में वर्क करता है? अ वायल हाफ फुल दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन। द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ ऑल्टरनेट ट्रूथ, वॉट इज ट्रूथ, कल्चर वॉर, पब्लिक ओपिनियन, एंड Shadow of India's malnutrition. This is a very good article, important article. Sea sparkle has affected marine life. ये अभी एक नया फाइंडिंग है, नया डेवलपमेंट हो रहा है। ये कोर सेक्टर है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वाइडेंस टू 2.5%. दिस इज कोर सेक्टर एंड दिस इज कोस्टल सिक्योरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवी एंड कोस्ट गार्ड आफ्टर 26/11। और आज का स्टेट है ओडिशा। हम ओडिशा का ये मैप समझेंगे। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu and Indian Express, both are Delhi edition. So जो फार्म बिल है, फार्म बिल के लिए ये 3 फार्म बिल समझना जरूरी है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए। फार्मर्स स्टे कैम्प्ड ऑन दिल्ली बॉर्डर। टेंस क्लैश हुआ पुलिस का, पुलिस ने टीयर गैस भी यूज किए, कैनन्स यूज किए, बैरिकेड्स वर ओपन। ये हैं वो 3 फार्म बिल्स। पहला फार्म बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। फार्मर जो प्रोडक्शन कर रहा है, खेत में अपने प्रोडक्शन हो रहा है, उसका ट्रेड कैसे होगा, बिकेगा कहाँ पे, कॉमर्स क्या होगा, उसको कैसे प्रमोट करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे। दिस इज बिल नंबर 1। सेकेंड बिल है फार्मर का एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, मतलब प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। तो ये 3 बिल सरकार ने अभी इंट्रोड्यूस किए थे। रीजन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करना है, डबल करना है फार्मर्स इनकम एंड रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। ये रीजंस गवर्नमेंट ने बताए। बिल जो है इस बात पे प्रोटेस्ट हुआ, सर्टेन प्रोटेस्ट हुआ, बट बिफोर दैट अगर इनको थोड़ा और डिटेल में देखें तो एग्री बिल मतलब सेल प्रोड्यूस आउटसाइड एपीएमसी मंडी। ये जो मंडी कल्चर है, मतलब फार्मर ने जो प्रोडक्शन किया उसको वो केवल एपीएमसी मंडी एंड रजिस्टर्ड प्लेसेस में ही सेल कर पाएगा। गवर्नमेंट इस चीज़ को साइड पास बाय पास करने की कोशिश कर रही है।
एपीएमसी मंडी के बाहर भी फार्मर अपना दिस प्रोडक्शन क्रॉप सेल कर सकता है, एंड टू हु एवर दे वॉन्ट। फार्मर अपने फार्म गेट से सेल प्रोड्यूस को बेनिफिट अक्वायर कर सकता है। ये गवर्नमेंट का पर्पस था। इससे क्या होगा, बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी। वो बंधे नहीं रहेंगे कि केवल एपीएमसी में उनको अपना सामान बेचना है, प्रोडक्शन क्रॉप बेचना है, और इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो सकती है। दीज वर सम बेनिफिट। तो ये था दिस फर्स्ट बिल। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है मतलब पहले से ही कंपनीज और फार्मर में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि फार्मर ये खेती उगाएगा और कंपनी को इस रेट पे वो सेल कर देगा कॉर्पोरेट को। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। Allow farmers to enter into a contract with agri-business firm or retailers और pre-agreed price पे होगा, that is why it is contract farming। इससे small और marginal farmers legislation, तो इससे क्या होगा, इनको भी बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। बट द पॉइंट इज जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं कई बार इनको लीगल इतना नॉलेज होता नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन होने के भी चांसेस हैं। बट एट द सेम टाइम जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है सेलिंग ऑफ क्रॉप का, या फिर क्रॉप लॉसेज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उससे इनको प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। इससे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लेजिस्लेशन विल ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी फ्रॉम द फार्मर टू द स्पॉन्सर। मतलब फार्मर ने पहले ही अग्री कर लिया 100 रुपी केजी में ये क्रॉप खरीदना है, बेचना है। अब सीजन जो भी हो, प्रिडिक्टेबिलिटी जो भी हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, तो जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाएगी दीज कंपनीज में, एग्री बिजनेस में। ये फार्मर्स को सेफगार्ड कर सकता है। अगेन गवर्नमेंट ने ये रीजंस दिए। फिर एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट, ये थर्ड वन है। एसेंशियल कमोडिटी, तो इससे क्या किया सरकार ने, बहुत सारी कमोडिटी जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल, अनियन, पोटैटो इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसका मतलब लेजिस्लेशन विल डू अवे विद द इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट। कई बार कुछ फसलों में स्टॉक होल्डिंग लिमिट हो जाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है वहाँ पे, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। किसके लिए, जो फॉरेन से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है या फिर वेयर हाउस डेवलप करना है, इन सब चीज़ों में ये इम्पेडिमेंट्स होते थे। तो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट किया और बहुत सारी चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट से बाहर कर दिया है। सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट आ रहा है, दिस इज ओके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ओके। इसमें कुछ फार्मर्स को ऑब्जेक्शन है कि जो कंपनीज हैं वो इनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकती हैं, बिकॉज कंपनीज के पास बैटरीज ऑफ लॉयर्स होता है और फार्मर्स इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते। तो इसमें थोड़ा प्रोटेस्ट इस बात पे है। जो मेजर प्रोटेस्ट है ना वो एपीएमसी मंडी वाला है, दिस एपीएमसी मंडी। सी, जो इश्यूज हैं और फियर्स हैं प्रोटेस्टर्स में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, फ्लोरिंग एंड दिस प्राइस, फ्लोर एंड ग्राउंड है और ऊपर सीलिंग है। तो गवर्नमेंट प्राइस फिक्सेशन कर सकती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब अगर किसान ने फसल उगाई है, अगर उसको उसका ग्राहक नहीं मिल रहा है, वो सेल नहीं कर पा रहा है, तो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उस फसल को खरीद लेगी। तो इससे एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस अश्योरेंस मिल जाता है। तो फार्मर्स और प्रोटेस्टर्स को ये फियर है कि एमएसपी रिजीम इज गोइंग अवे, इररेलेवेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल, एपीएमसी मंडीज हो जाएगा। तो इससे लैंड राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल में इनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। रिडक्शन हो जाएगा फार्म प्रोड्यूस्ड, बिकॉज मार्केट ओपन हो जाएगा, डोमिनेट करेगा एग्री बिजनेसेस से, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स नुकसान में रहेंगे। एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है बिग कॉन्ट्रैक्टर्स का थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोविजन। तो ये कुछ फियर्स एंड एप्रीहेंशंस हैं। गवर्नमेंट को अगर देखें तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी गवर्नेंस होती है उसमें कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, प्रॉपर टॉक्स लेना ज़रूरी है, नेगोशिएशन ज़रूरी है, और प्रॉपर जो पार्लियामेंट का तरीका है, डिबेट्स, डिस्कशन, सारे स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन, देन फिर आप रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करो। अदरवाइज रिफॉर्म्स क्या होते हैं, दे वेस्ट हो जाते हैं वो रिफॉर्म्स। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है, फार्मर्स स्टे कैम्प्ड ऑन दिल्ली बॉर्डर, विल कीप अ टैब ऑन दिस, और ये जैसे और फर्दर डेवलप होता है हम फिर इसको रिविजिट करेंगे। नाउ सेकेंड है दिस जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट 7.5% इन सेकेंड क्वार्टर। कॉन्ट्रैक्ट हुई है 7.5% सेकेंड क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हुआ था 23.9, इस बार हुआ है 7.5। तो लगातार 2 क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो टेक्निकली ये क्या हुआ, ये हुआ रिसेशन। कंट्री एंटर्स टेक्निकल रिसेशन, सी द नंबर्स।
7.5% का जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दिस चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम, वेरी गुड चैप्टर, हैव अ लुक। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे बहुत अच्छे से दिए हैं, जीडीपी, जीवीए, सेक्टर, कोर सेक्टर एटसेट्रा। कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन इनकम, इनकम कैलकुलेट करना है तो या तो प्रोडक्शन को, वैल्यू को कैलकुलेट करो या फिर एक्सपेंडिचर को देखो, तो देर आर वेज। तो ये है जीडीपी। सेकेंड क्वार्टर में, जैसे सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये और वर्ज होगा, जैसे लास्ट टाइम 23.9 था, ये और वर्ज हो सकता था, बट बेटर देन एंटिसिपेटेड है। तो दिस टेल्स की इकोनॉमी रिकवरी पाथ पे है। जो ये डेटा आता है जीडीपी का, ये डेटा आता है एनएसओ का, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। अभी ज़रूरत है कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स का, और वी शेप्ड रिकवरी पॉसिबल है। वी शेप्ड क्या होता है, ऐसे डाउन हुआ फिर अचानक से फिर ऐसे ऊपर होगा, तो दैट इज वी शेप्ड रिकवरी। और के शेप्ड रिकवरी क्या होती है, एक सेक्टर ऊपर जा रहा है, दूसरा सेक्टर नीचे जा रहा है, तो दिस इज के शेप्ड रिकवरी। वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। इकोनॉमिक इम्पैक्ट प्राइमरली ड्यू टू पैंडेमिक, कोविड-19 इज नॉट ओवर। और जो डिमांड आई है वो पेंट अप डिमांड है या फिर सस्टेनेबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो बहुत सारे अभी फैक्टर्स हैं। ये बात कहा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने। सो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, दैट्स ट्रू, बट द पॉइंट इज बेटर देन एंटिसिपेटेड, वी हैव परफॉर्म बेटर देन एंटिसिपेटेड। अगर कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स कंटिन्यू होगा तो वी शेप्ड रिकवरी इज स्टिल पॉसिबल, हम मिनिमाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट को। प्रोटेक्ट राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल, सुप्रीम कोर्ट टेल जजेस। सुप्रीम कोर्ट अभी काफ़ी स्क्रूटिनी हो रही है और पब्लिक डिस्कशन डिबेट में भी है। सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होती है ये कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ भी है। और सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट होता है आर्टिकल 32 के अंदर कि वो प्रोटेक्ट करे ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स को, प्रोटेक्ट करे राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल को भी। इंडिया में आर्टिकल 14 चलता है। आर्टिकल 14 का मतलब है राइट टू इक्वालिटी। देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये चीज़ों के बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ऑल पीपल आर इक्वल। दोज विदाउट मीन्स लैंग्विशिंग एज अंडर ट्रायल्स। अब क्या होता है, बेल नहीं मिल रहा है तो वो अंडर ट्रायल्स में बहुत ज़्यादा टाइम उनको स्पेंड करना पड़ता है, बेल नहीं मिल पाता है, और कुछ केसेस में बेल क्विकली मिल जाता है, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ वरी। लिबर्टी इज नॉट अ गिफ्ट फॉर द फ्यू, वेरी गुड लाइन, लिबर्टी इज नॉट अ गिफ्ट फॉर द फ्यू। ऐसे जो लाइंस होती है ना, सेंटेंसेस होता है, इनको नोटेड डाउन और इनको यूज भी करिए आप बीच बीच में, पंच लाइन्स, दीज आर रियली गुड। लिबर्टी इज नॉट अ गिफ्ट फॉर द फ्यू, deprivation of liberty even for a single day is one day too many. So liberty and justice delayed is justice denied. सुप्रीम कोर्ट को चेंज्ड सर्कमस्टांसेस में कोर्ट्स को भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है, कोर्ट भी एक्टिविज्म की ज़रूरत है। ओके, जुडिशियल एक्टिविज्म एक टर्म आता है। फिर भगवती साहब, लक्ष्मीकांत, वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म। इस पे बेस्ड एक पूरा चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, छोटा सा चैप्टर है, उसको पढ़िए। वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म मतलब आगे बढ़ के अपन कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जुडिशरी का जो नॉर्मल मैंडेट है उससे आगे निकल के आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम कर रही है, अप्रोच कर रही है, तो उसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम। जीएस पेपर नंबर 2 क्वेश्चन, इसकी यूटिलिटी क्या है, ज़रूरत क्या है प्रेजेंट टाइम में, जुडिशियल एक्टिविज्म। हमारे यहाँ जुडिशरी को बहुत रेस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता है, और जुडिशरी जजेस को अपने कंडक्ट में भी उसको प्रूव करना चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज्म। सो दिस इज द नंबर 3। जो नंबर 4 है आर्टिकल बिफोर दैट, ये हैं श्री FC कोहली साहब। योर सेंस ऑफ पर्पस, योर क्लैरिटी ऑफ विजन, योर अनवेवरिंग बिलीफ इन इन्वेस्टिंग इन पीपल। लोग बहुत बड़ी पावर होती है, इन्वेस्ट इन पीपल। These have this shaped IT industry what it is today. Continue to draw inspiration from your pioneering spirit. इनको father of IT industry भी कहा जाता है। Then this is North and West. This is Maharashtra. Number of cases बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये है GMRT,
GMRT accorded prestigious IEEE milestone status. कुछ जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है उनको IEEE ये माइलस्टोन स्टेटस देता है। ऐसा थर्ड सच अभी यहाँ पे टैग मिला है। किसको मिला है? GMRT को। GMRT क्या है? ये बेसिकली एक रेडियो टेलीस्कोप है, एक अरे है। अरे मतलब जैसे हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, अरे मतलब एक जैसी बहुत सारी चीजें हैं और इनको लिंक कर दिया है, दीज आर अरे। तो अरे मतलब 30 पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप है। जैसे देखिए एक टेलीस्कोप ये है, ये है, ये है, ये है। सो 30 पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप है, 45 मीटर डायामीटर का, और कहाँ पर है? पुणे में। तो ये रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो वेव्स, टेली टेली मतलब दूर, स्कोप मतलब दूर का देखना, और दूर मतलब एस्ट्रोनॉमी। हम दिस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन सब चीज़ों को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये जायंट है, ह्यूज है, मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है। इसको सेलेक्ट किया है माइलस्टोन फैसिलिटी। यूएस का ये IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये जो माइलस्टोन का प्रोग्राम मिला है GMRT को, ये मिला है बिकॉज सिग्निफिकेंट टेक्निकल अचीवमेंट किया है ग्लोबल और रीजनल इम्पैक्ट में। ये एक रेयर ऑनर है। अभी तक केवल 3 बार ऐसा मिला है इंडिया को, इंडियन इंस्टीट्यूशंस को। सबसे पहले मिला था सर JC बोस को। डिमॉन्स्ट्रेट किया था जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स इन 1895। जो रेडियो है, रेडियो वेव्स का डिमॉन्स्ट्रेशन एंड रिसेप्शन किया था JC बोस साहब ने, जगदीश चंद्र बोस साहब ने। तो इनको इस बात पे दिस स्टेटस मिला था, रेयर स्टेटस। सेकंड जो मिला इंडिया को वो है नोबेल प्राइज विनिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये काम है सर CV रमन का, 1928। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ये थर्ड आ गया GMRT। तो पहला था JC बोस साहब का रेडियो वेव्स जनरेशन एंड रिसेप्शन, सेकंड था स्कैटरिंग ऑफ लाइट सर CV रमन, और थर्ड है अभी दिस GMRT। GMRT क्या है? एक अरे है, 30 पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप, 45 मीटर, पुणे में है। GMRT ने प्रोड्यूस किया इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। अब ये क्या होता है? पल्सर्स होते हैं, जैसे ये जो स्टार्स होते हैं, डेड स्टार्स होते हैं, रेडियो वेव्स निकालते हैं, दीज आर पल्सर्स। सुपरनोवा, गैलेक्सी, कसर, कॉस्मोलॉजी, ये एनहेंस किया आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स अंडरस्टैंडिंग। ओके, स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा है कि देर इज 100% पॉसिबिलिटी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है। आसान भाषा में एलियंस हैं बाहर। सो दिस इज अ गुड थिंग। इस बात पे हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, एक्सप्लोर यूनिवर्स थ्रू रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो ये थर्ड वन है। प्रीलिम्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ऐसी कुछ क्वेश्चन आ रहा है और इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिस इज GMRT, पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप। सो दिस इज द फोर्थ वन। नाउ जो फिफ्थ है एडिटोरियल। एडिटोरियल में बात है टेक टैक्ट। हम ऐप बैन करते हैं, हमने PUBG भी बैन कर दिया, देन अब चाइनीज ऐप फिर से और बैन कर दिए। तो इंडिया मस्ट स्टिक टू रूल्स बेस्ड अप्रोच इन रेगुलेटिंग द इंटरनेट। चाइना ऑल्दो कंप्लेन कर रहा है कि हम बैन लगा रहे हैं, बट चाइना की कोई अथॉरिटी है नहीं, बिकॉज चाइना खुद बहुत नोटोरियस है दिस इंटरनेट बैन के लिए। रेपुटेशन इज नॉट गुड चाइना की। तो दैट इज अनदर थिंग, बट द पॉइंट इज वी आर नॉट चाइना। तो क्या ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं कि हम बैन लगाते हैं, रेगुलेशंस, इसका एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। अदरवाइज इससे क्या होता है, ये बैकफायर करेंगे। हमने चाइनीज ऐप को बैन किया, रीजन बताया कि नेशनल सिक्योरिटी है। स्पेस फॉर डोमेस्टिक ग्रोथ अब इससे बढ़ेगा, जैसे PUBG का अभी एक कुछ ऑल्टरनेटिव आ रहा था, आई रेड इन न्यूज़। अब चाइना का प्रेशर भी है, चाइना के साथ LSE में हमारी फाइट है। तो चाइना को प्रेशराइज करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी आते हैं, बट एक लिमिट के बाद फिर ये चीज़ें इफेक्टिव नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म आउटकम्स नहीं आएंगे। चाइना इन दी एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन टेक्नोलॉजी। हुआवे जैसी इनकी कंपनीज हैं, इन्होंने बहुत लीड ले रखा है। 5G आएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो हम इनसे ऐसे टाइज कट करके इट वुड हार्म अस। सो वी नीड टू फाइंड अ वे। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम इस तरीके से बैन लगाते हैं तो क्या मैसेज जाता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि इंडिया में दिस रूल बेस्ड लॉ नहीं है, इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी ने किया, हमने उसे बैन कर दिया। तो इससे करेक्ट मैसेज नहीं जाता है। सो वी नीड अ लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन लॉज। लॉज को स्ट्रीमलाइन करना,
अपडेट करना, अपग्रेड करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि हम एंगेज करें विद द इकोसिस्टम, ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं लगाएं। प्रोवाइड करें क्लैरिटी, एवरीबडी लाइक्स क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब सीधा बताओ ये है ये, ताकि सामने वाला पर्सन भी प्रिपेयर हो जाए कि ऑल राइट दीज आर द रूल्स, इसके अकॉर्डिंग मुझे रहना है। तो प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन दीज इश्यूज एज इंडिया हैज टू विन द टेक्नोलॉजी बैटल एज वेल। इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी आएगी तो इससे ओवरऑल जो इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी का वो बेटर होगा। रैंडमाइज्ड वे में अगर हम काम करेंगे ना तो ये फिर बैक टू जीरो हो जाएगी सारी चीजें। टैक्ट। अब इस पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट सेंसरशिप इंडिया में अक्सर, जैसे चाइना जैसा तो नहीं है बट फिर भी हम कुछ बैन्स करते हैं, इंटरनेट शटडाउन हो जाता है। तो क्या ये एक्चुअली सर्व करता है पर्पस? दिस इज द पॉइंट। वॉट एवर वी डू उसका एक पर्पस सर्व होना चाहिए। तो डज इट एक्चुअली सर्व द पर्पस? हम वेबसाइट्स बैन करते हैं, वीपीएन के थ्रू सारी वेबसाइट्स एक्सेस हो जाती है। डज इट एक्चुअली सर्व द पर्पस? डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ फॉलोइंग सेंसरशिप एंड बैन अप्रोच इन गवर्नेंस। तो ये जो पूरा मुद्दा है सेंसरशिप करने का, इंटरनेट बंद करने का या फिर बैन अप्रोच करने का गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इज इट इफेक्टिव? डज इट एक्चुअली सर्व द पर्पस? थिंक ऑन दिस लाइन एंड एक व्यू पॉइंट डेवलप करिए। कोविड के बाद टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी सेंसरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सेंसरशिप। तो प्रिपेयर अ व्यू, प्रिपेयर अ ओपिनियन ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द सेकेंड वन। अब जो थर्ड है दैट इज दिस अवेल अ वायल हाफ फुल। वायल मतलब कोविड वैक्सीनेशन का वायल। हेस्ट का मतलब होता है वेस्ट, जल्दबाजी में काम करते हैं, काम अच्छा नहीं होता है, बैक टू जीरो, टाइम भी वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुई। हेस्ट इज इक्वल टू वेस्ट। तो से नो टू शॉर्टकट्स, ये चीज हर जगह एप्लीकेबल होती है, कोविड 19 में भी। हेस्ट एंड ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो हो रहा है वो बता नहीं रहे। एस्ट्राजेनेका में अभी इस बात पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, स्पुतनिक 5 पे क्रिटिसिज्म हुआ, इंडिया की भी वैक्सीन थी उस पर भी 15 अगस्त क्रिटिसिज्म हुआ। वाई देर इज नॉट ओपेस ट्रांसपेरेंसी? ओपेसिटी क्यों है? डिले द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सेफ एंड एफिकेशियस वैक्सीन, अ वायल हाफ फुल। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट, सो इसमें पूरा यही बात किया है कि जो यूएस की कंपनीज भी हैं और प्रॉफिटियरिंग का भी मैंडेट है, वी नीड टू हैव अ ट्रांसपेरेंट अप्रोच। द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रुथ। ट्रुथ क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ? आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ डिफरेंट हो सकता है, सम अदर पीपल का डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ अलग होता है। आई रेड दिस बुक द शिवा ट्रायोलॉजी, ट्रुथ का बड़ा अच्छा इसमें बात का है। ट्रुथ के ना वर्जन्स अलग हो सकते हैं। व्हाट इज ट्रुथ? द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रुथ, untroubled by factuality and diversity, privilege and power are fashioning public opinion in troubled democracy. डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सारे लोग सोचते हैं वो होता है। अगर हम इन सारे लोगों को कैलिब्रेट कर लें, इन सारे लोगों का पब्लिक ओपिनियन चेंज कर दें, तो डेमोक्रेसी में भी वही बात हो जाएगी। तो ये कुछ जो चिंक्स हैं आर्मर में, इस बात पे डेमोक्रेसी को कई बार डिफीट भी मिलता है। और अभी जब से इंटरनेट एज आई है तब से ये चीज़ जो है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ओपिनियन मेकर्स होते हैं, ट्रेंड चला देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है कि अगर सब लोग इस चीज़ को कर रहे हैं तो हमको लगता है हो सकता है यही करेक्ट है, वी ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। दिस इज साइकोलॉजी। तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी डिफीट होती है। वॉट इज ट्रूथ? एंड द सेकेंड थिंग इज कल्चर। Culture is different, your culture is different, someone else's culture is different. It doesn't mean this culture is right or this is wrong, or this is right or this is wrong. It means both are there. So what is truth? एंड कल्चर वॉर क्यों है? जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, वेस्टर्न कंट्रीज के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जजमेंट के दीज क्राइटेरियाज हैं, वो इसको इम्पोज करना चाहती है हमारे एशियन में या फिर मिडिल ईस्ट में, सब जगह, कि यही एक वे ऑफ लाइफ करेक्ट है, योर वे ऑफ लाइफ इज प्रिमिटिव, नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। ये इससे कल्चर वॉर होती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जाता है। तो यहाँ बेसिकली एक कमेंट्री है, ओपन कमेंट्री है कि किस तरीके से यूएस में इलेक्शन के टाइम पे टेक्नोलॉजी, पब्लिक ओपिनियन और प्लस हाफ ट्रुथ होता है। आप चार्ज लगा दो, बेसलेस चार्ज है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पे है कि वो इनोसेंट वहां से प्रूव करके बाहर निकले, और इससे डैमेज इज बीइंग डन। तो इलेक्शन टाइम पे ये सारी चीजें यूएस में बहुत देखने को मिली। दैट इज वाई जो यूएस जो है, जिसको बोला जाता है कि ये स्पीयर हेड है, स्पीयर हेड करता है डेमोक्रेसी का, शाइनिंग एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का, वो डिफीटेड लगा यहाँ पे इस पूरे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में।
द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रुथ, यूएस सोशल फ्रैक्चर्स दिखे, truth and politics, war and deception, the role of social media. This is again very important. The role of social media and still to be neutralized. तो ये एक है अपकमिंग ऑल्टरनेटिव ट्रुथ. नेक्स्ट इज स्टेपिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ इंडियाज मॉल न्यूट्रिशन. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिलेबस एंड स्कोप ऑफ डिस्कशन में. शेडो ऑफ इंडियाज मॉल न्यूट्रिशन. इमीडिएट यूनिवर्सलाइजेशन करने की जरूरत है पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. क्वालिटी फूड आइटम्स दें, कम्युनिटी किचन्स बनाए, आर अ फ्यू सॉल्यूशंस. फूड जो होता है ना, 2 वक्त का खाना और अच्छा खाना और सफिशिएंट खाना और क्वालिटी न्यूट्रिशियस भी हो, ये एक बहुत बेयर मिनिमम है. नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस थिंग. अब 2 रिपोर्ट आती है. एक रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020. ये रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, जो ब्रांच है यूएन का. 2020 की हंगर रिपोर्ट है बेटर न्यूट्रिशन एंड बेटर टुमारो. ये है ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का. इन दोनों रिपोर्ट्स में 2 चीज़ों को हाईलाइट किया है. एक है पीओयू और दूसरा है पीएमएफएसएफआई. ये क्या है? प्रिवेलेंस है अंडर नरिशमेंट. प्रिवेलेंस है अंडर नरिशमेंट. और ये है प्रिवेलेंस है मॉडरेट या सीवियर फूड इनसिक्योरिटी है. इनसिक्योरिटी मतलब दे आर नॉट श्योर कि कल खाना मिलेगा या नहीं. द पीओयू मेजर्स जो हैं अंडर नरिशमेंट है, ये बताता है परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूमिंग इनसफिशिएंट कैलोरी. 5 चपाती चाहिए बट मिल रही है केवल 2. इनसफिशिएंट कैलोरीज देन रिक्वायर्ड मिनिमम डाइटरी एनर्जी रिक्वायरमेंट. और जो मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी है, ये बताता है परसेंटेज ऑफ पीपल हु लिव इन हाउस होल्ड्स सीवियरली और मॉडरेटली फूड इनसिक्योर हैं. उनका सबसे बड़ा जो ट्रबल है, सबसे बड़ा जो कॉज ऑफ वरी है हर दिन, वो ये होता है कि हम कैसे कल का खाना अरेंज करें. दिस इज इनसिक्योरिटी. तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लेके आए थे एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. हर सिटीजन को हमने देने की बात किया. एक मिनिमम फूड डाइटरी इंक्लूड किया है इसमें. एक्सेस होगा एडिक्वेट क्वांटिटी का और क्वालिटी फूड का, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में. पर इसमें 2 प्रॉब्लम आती है. नॉन इंक्लूजन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स सच एज पल्सेस. एनएफएसए में हम खाना तो दिया बट वो न्यूट्रिशियस है, पल्सेस क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया में जैसे वेजिटेरियंस भी होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनका प्रोटीन इंटेक कम होता है, और जो पल्सेस होती है वो प्रोटीन का एक्सेलेंट सोर्स होती है. सो दिस इज द थिंग. सेकेंड, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक्सक्लूजन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी. हमारे इंटेंशंस अच्छे होते हैं, स्कीम्स अच्छे होते हैं, बट हम उसको टारगेट नहीं कर पाते. टारगेट इन द सेंस जिसको ज़रूरत है उस तक नहीं पहुंचा पाते. एक्सक्लूजन एरर आ जाता है, एक्सक्लूजन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी. अब एक और है हंगर वॉच राइट टू फूड कैंपेन है. इसने भी ग्रिम पिक्चर बताया, मतलब इट्स नॉट वेरी लुकिंग गुड, प्रॉमिसिंग नहीं दिख रही है. ग्रिम पिक्चर है और उस पर गरीबी में आटा गीला हुआ, दैट इज कोविड. वैसे ही हम इतना ज़्यादा परेशान थे मॉल न्यूट्रिशन से, और फिर हो गया कोविड. नोबेल पीस प्राइज जो इस बार का मिला है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को. अभी ये टाइम है कि हम इरेडिकेट करें हंगर एंड माल न्यूट्रिशन को. एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट हो रहा है, इंडिया, दिस साउथ एशिया, सब जगह, और अफ्रीका में भी दिस माल न्यूट्रिशन. और इससे क्या होता है? चाइल्ड स्टंटिंग होती है, चाइल्ड वेस्टिंग होती है, ग्रोथ पोटेंशियल्स चले जाते हैं. सो दिस इज़ द थिंग. जनरेशन यहाँ पे एक पूरी वेस्ट हो रही है. स्टेपिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ इंडियाज माल न्यूट्रिशन. और एक सॉल्यूशन ये है कि हम यूनिवर्सलाइजेशन कर दें पीडीएस का. यूनिवर्सलाइजेशन, जैसे अभी गरीब कल्याण योजना में कुछ फूड आइटम्स दिए हमने, हमारा जो फूड का एफडी फूड का जो स्टोरेज है उसका स्टॉक है वो भी हमने देखा था सफिशिएंट है. तो क्यों ना हम यूनिवर्सलाइज कर दें पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फूड जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा. वी कुड डू दिस. अब जो नेक्स्ट है, सी स्पार्कल हैज अफेक्टेड मैरीन फूड चेन. सी स्पार्कल, स्पार्कल मतलब चमकना, सी स्पार्कल. बिफोर दैट दिस इज पेज नंबर 8, कर्नाटका. दिस इज सी स्पार्कल. कॉज ऑफ कंसर्न है. अभी हमने ब्लू टाइड्स पढ़े थे, मुंबई रत्नागिरी कोस्ट. अभी ये कॉज ऑफ कंसर्न है, कर्नाटका में सी स्पार्कल देखने को मिला. स्पार्कल मतलब चमक आ रही है, ल्यूमिनेसेंस आ रहा है. वो ल्यूमिनेसेंस क्यों आ रहा है? ब्लूम हो रहा है नॉक्टिल्यूका स्किंटेलांस, this is the name, on the Karnataka coast displaced microscopic algae. ओके,
तो ये माइक्रोस्कोपिक एल्गे है, ये मिला कर्नाटका कोस्ट में। माइक्रोस्कोपिक एल्गे जो वहाँ की है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये ब्लूम हो रहा है इसका। नॉक्टिल्यूका स्किंटिलेशन होता है, दिस इज स्किंटिलेशन। ये जो बेसिकली चीज हो रही है ना, ये इसका ब्लूम हो रहा है, ये चीज बढ़ रही है। तो ये माइक्रोस्कोपिक जो एल्गे है डाइटम्स उसको रिप्लेस कर रहा है। तो ये जो डाइटम्स हैं ये फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैरीटाइम फूड चेन इससे इंपैक्ट हो रही है। ओके, वाइड स्प्रेड ब्लूम्स ऑफ दिस ग्रीन डायनोफ्लैजेलेट ये कॉज करती है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल जो समझ आता है दैट इज जुगनू बायोल्यूमिनेसेंस। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो कोस्ट है यहाँ पे स्पार्कल दिख रहा है, चमक दिख रही है। बट द पॉइंट इज, इससे जो ये एल्गे को डिस्प्लेस कर रहा है, दिस एल्गे को डिस्प्लेस कर रहा है, उससे जो मेरीन फूड चेन है वो इम्पैक्ट हो रही है और इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बायोल्यूमिनेसेंस जो है ये होता है प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एंड अकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन होती है और लाइट जनरेट होता है, इन्वॉल्विंग अ लाइट एमिटिंग मॉलिक्यूल एंड एंजाइम जिसका नाम है लूसीफेरेन एंड लूसीफरेज, ये दोनों नाम है। और इससे बायोल्यूमिनेसेंस होता है, बायोल्यूमिनेसेंस। और ये क्या हो रहा है, सी स्पार्कल, सी में लुमिनेसेंस हो रहा है और सी ऐसे स्पार्कल करने लग जाता है। अमोनिया का अक्यूमुलेशन भी हो रहा है, तो ये पूरा फूड चेन इंपैक्ट हो रही है, मैरीन फूड चेन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन। सी दिस इज न्यूज। यहाँ पे नागालैंड में एक ऐसा क्रिस्टल मिला, सबको लगा कि ये डायमंड है, बट बाद में पता चला इट इज नॉट डायमंड बिकॉज ये इजीली क्रश हो गया। डायमंड इज हार्ड, वेरी हार्ड, वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस डायमंड। Sparkling stone sparks frenzy in Nagaland. OTT wrong with you and this is building brand and send wishes. ये है वर्ड न्यूज। कैबिनेट पिक्स जो बाइडन रिमेन्स क्लोज टू द पॉलिटिकल सेंटर। ट्रम्प फाइनली ऐसा लग रहा है अग्री होंगे, कंसीड करेंगे। ही विल लीव ऑफिस इफ बाइडन्स विक्ट्री इज कंफर्म। ये एक और बहुत जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। टॉप ईरानियन दिस न्यूक्लियर साइंटिस्ट, लेट अस सी, इसमें अभी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तेहरान ने ब्लेम किया है इसराइल को, इसराइल की फ्रेंडशिप बढ़ रही है सऊदी से, बहरीन से, अभी नेतन्याहू भी सऊदी गए थे। ये पूरा जियो पॉलिटिक्स इस एरिया का काफ़ी दिस न्यूज़ में रहेगा अभी। कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन वाइडन्स टू 2.5। कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन वाइडन हो गया 2.5। 8 है, ये 8 क्या है, की इंडस्ट्री है कोर सेक्टर में। ये ड्रैग डाउन हुआ, इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं आया। बट बिफोर दैट हम ये देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। हर मंथ में हम आईआईपी पे एक टैब रखे हुए हैं लास्ट सम मंथ से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक कंपोजिट इंडिकेटर है, ये मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एक बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2-3 में हमने पढ़ा, बास्केट ऑफ प्रोडक्ट से हम गेज करते हैं इनकम, प्रोडक्शन लेवल। तो उसी तरह आईआईपी जो है ये एक बास्केट ऑफ गुड्स हैं, बास्केट ऑफ दिस सेक्टर्स हैं, जिससे ये बताता है आईआईपी किस लेवल पे जा रहा है, टाइम फ्रेम पे और एक बेस ईयर के अकॉर्डिंग। आईआईपी कंपाइल और पब्लिश होता है सीएसओ से, 6 हफ्ते के अंदर का लीड टाइम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आईआईपी एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर हुआ जो एक डायरेक्शन बता रहा है कि कितना परसेंटेज हम उसको मेजर कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड बता रहा है स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन का। बेस ईयर इसका अब 11-12 हो गया है, पहले 93-94 था, और इंडेक्स लेवल 100 है। अब बात करते हैं इस 8 कोर सेक्टर का। सी ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, ये पूरे आईआईपी का 40.27 कंट्रीब्यूशन देती है। मतलब जितना कोर सेक्टर इंडस्ट्री है 50% अप्रॉक्सीमेटली वो आईआईपी को डिक्टेट कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ ऑब्जर्व हो। इसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी और स्टील होता है वो 40.27% होता है कोर सेक्टर दिस इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन का। इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, ये सारी हैं, 8 हैं कोर सेक्टर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर ने अच्छा परफॉर्म किया है फॉर पास्ट सम टाइम, बट इसका भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ 2.5%। अप्रैल अक्टूबर में सेक्टर का आउटपुट डिक्लाइन हुआ है 13%, 0.3% ग्रोथ हुआ था प्रीवियस ईयर में।
आउटपुट क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील डिक्लाइन हुआ है दिस परसेंटेज। तो दिस इज द थिंग, कोविड-19 एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। इन सेक्टर्स के नाम याद होने चाहिए। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। दीज आर ऑल 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस फिस्कल डेफिसिट रीचेज 120% ऑफ एनुअल टारगेट। फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्चे ज़्यादा आमदनी कम। अब बिकॉज खर्चे ज़्यादा हैं तो जो गैप है वो हमको कहीं से बोरो करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट, हमने टारगेट बनाया था कि इससे ज़्यादा हम खर्चे नहीं करेंगे, बट कोविड-19 हो रहा है तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आमदनी का हम नए सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, बट लॉकडाउन के कारण रेवेन्यू कम हुआ तो आमदनी कम हो रही है। तो डबल वैमी, आमदनी कम हुई, रेवेन्यू कम हुआ और एक्सपेंडिचर बढ़ गए, तो फिस्कल डेफिसिट रीचेज 120% ऑफ एनुअल टारगेट। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने दिस एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ डील करके उनकी वैक्सीनेशन बना रहा है, ऐसे ही रशिया कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया बनाएगा दिस हिटेरो। मोर देन 100 मिलियन डोज स्पुतनिक 5 के बनाने की बात है। वोडाफोन आइडिया भी डाइवर्स कर रहे हैं टेलको, अलाइज, एडटेक एंड वेलनेस स्टार्टअप टू लिफ्ट एंगेजमेंट। देन ई टेलर्स हैं ये, और ये स्पोर्ट्स है। स्मिथ फिंच आईपीएल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट अब ऑस्ट्रेलिया टीम का जर्सी पहना है तो इज डूइंग वेरी वेल। देन दिस इज 16th स्पोर्ट्स। अब जो नेक्स्ट है दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। ये क्लैश चल रहा है, इसको हम फिर से फॉलो अप करेंगे। फार्मर्स प्रोटेस्ट, दिस इज जीडीपी श्रिंक 7.5% Q2 में। मैन्युफैक्चरिंग पिक कर रही है, गुड थिंग। सर्विसेज है, वर्स्ट हिट हुआ है सर्विस सेक्टर, tourism at all. These are not doing good. Then this is page number editorial. Talk to the farmer. This is the most important thing. Have conversation, dialogues, talk. Take every stakeholder in confidence. ये सबसे important एंड essential चीज़ है। ओपेसिटी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज गुड इंटेंशंस भी फिर डिलीवर नहीं करते हैं। टॉक टू द फार्मर। गवर्नमेंट मस्ट एंगेज द प्रोटेस्टर। लिसन, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या एप्रीहेंशंस हैं। द फ्यूचर ऑफ क्रूशियल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स डिपेंड्स ऑन इट। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, नोबडी इज डिनाइंग दैट, बट लिसन, टॉक, टेक एवरी स्टेक होल्डर इन कॉन्फिडेंस। टॉक टू द फार्मर। रीचिंग आउट, दिस इज टास्क ऑफ डिप्लोमेसी। जैसे श्रृंगला साहब गए थे नेपाली में, उन्होंने बोला, काफ़ी अच्छा बात बोला कि एज अ फ्रेंड हम ट्रीट करेंगे नेपाल को, कोई बड़ा छोटा नहीं, इस टाइप नहीं, एज अ फ्रेंड, इक्वल, इक्वालिटी। रीचिंग आउट, Delhi does well to turn its attention to task of diplomacy in neighborhood. There can be high cost of neglect. Neglect नहीं होना चाहिए this neighbors policy. इस पे इंडिया अभी पिछले कुछ टाइम पे फॉरेन पॉलिसी काफ़ी एक्टिव हो गई है हमारी। आप जयशंकर साहब के विजिट देखो, चीफ के विजिट देखो, अभी डोवल भी गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे, दिस मालदीव्स। सो फॉरेन डिप्लोमेसी काफ़ी एक्टिव हो गई है अभी। Pardon him, this is presidential power, US, winds from Punjab, or a new way of seeing the ideas page, God's own goal, Maradona, plugging holes in welfare net, Aadhaar, resilience, adrift in the Indian Ocean. ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है क्वाड और दूसरा है दिस पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। क्वाड नीड्स मिलिट्री हेफ्ट, नॉट दिस डेजल्टरी नेवल एक्सरसाइजेस। ज़्यादा शो ऑफ नहीं, सब्सटेंस होना चाहिए। दिस इज हेलीपैड एंड यहाँ पे है गिविंग बैक कोस्टल सिक्योरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब 26/11 का हमला हुआ हम पे, तो हमको दो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको हमें अप करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंटेलिजेंस, इस पे भी हमें बेटर करना है। तो एनिवर्सरी जो हुआ, इसमें डिफेंस मिनिस्टर ने सिक्योरिटी कवर को फिर से बात किया। जो सी होता है ना, यहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटीज को गार्ड करना जरूरी है। सी में एक तो नेवी होती है, नेवी यूजुअली ओपन थोड़ा बाहर की तरफ काम करती है। जो इमीडिएट कोस्ट होती है ना, वहाँ पे कोस्ट गार्ड्स होते हैं। तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, IMAC, नेशनल सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर में। IMAC कोऑर्डिनेट दिस एफर्ट। नोडल सेंटर है मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कोलेशन एंड डिसैमिनेशन। कोलेशन एंड डिसैमिनेशन, सी इंटेलिजेंस का, इंफॉर्मेशन का, टाइमली इंफॉर्मेशन। तो ये जॉइंटली ऑपरेट होगा नेवी एंड कोस्ट गार्ड से, और ये कॉर्नर स्टोन बनाया इन्होंने नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क। कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस, बिकॉज जो मुंबई हुआ उसमें इंटेलिजेंस फेलियर एक बहुत बड़ा रीजन था।
मॉनिटरिंग मैरीटाइम ट्रैफिक इन इंडियाज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके लिए ये एक ऐसा कमांड सेंटर बनाया है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और ये सारे कोस्टल एरिया को ऐसे मॉनिटर कर रहा है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स सेंटर 2014 में बनाया, जॉइंटली ऑपरेट होता है नेवी और कोस्ट गार्ड का। सो दिस इज कोस्टल सिक्योरिटी आफ्टर 2611। India's push for gender equity in science, gender equity is essential, then based corporation in Karnataka। ये देखिए, टेंशंस सेट टू एस्केलेट, ये मतलब दिस इज बहुत टर्बुलेंस आ रहा है यहाँ पे वेस्ट एशिया में। ईरान, सऊदी, इजराइल, बहरीन। ईरान स्टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तेहरान सीज इंडिकेशन ऑफ इजराइल्स रोल। Then this is Trump, and this is Ethiopia, Tigray, and this is 1500 mile. This is COVID. Heathrow to manufacture 100 million doses of Sputnik 5 for India. This is again news. FDI up हुआ है, core sector industry shrink हुआ है 8th straight month in October. Not good. So ये इंडियन एक्सप्रेस है। अब हम मैप देखते हैं उड़ीसा का। ये उड़ीसा है, उड़ीसा में इधर है वेस्ट बंगाल, देन इधर है फिर झारखंड, फिर ये आ जाता है छत्तीसगढ़ और ये है आंध्र प्रदेश। आप इस बात का आंसर दो कि क्या उड़ीसा और तेलंगाना बॉर्डर शेयर करते हैं या नहीं, उड़ीसा एंड तेलंगाना। अब ये है उड़ीसा। उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये है बे ऑफ बंगाल, ये चिलिका है। उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरी जगन्नाथपुरी, एंड यहाँ पे है देन कालाहांडी। उड़ीसा में ना माइंस एंड मिनरल्स बहुत हैं। माइंस एंड मिनरल्स अभी ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। माइंस एंड मिनरल्स का ये बहुत रिच है, अबुंडेंट है, और यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ट्राइब्स हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द थिंग। केंद्रा पारा है, ये संबलपुर है, कल संबलपुरी डांस देखा था। केंदुझर, मयूरभंज, कोल, बॉक्साइट, आयरन सब यहाँ पे मिलता है। माइंस एंड मिनरल्स में अबुंडेंट है, रिच, वेरी रिच। So this is Koraput, Malkangiri, and these are the coast. Okay, Andhra, then this is Odisha। और यहाँ साइक्लोन भी बहुत ज़्यादा आता है, तो साइक्लोन रिजाइलेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप में हम फर्दर और डिटेल्स देखेंगे। सो दिस इज ओडिशा। ये कोस्टल सिक्योरिटी है, इस बॉडी का नाम याद रखना है, IMAC। देन दिस इज कोर सेक्टर। बायोल्यूमिनेसेंस, ये नाम है इसका, ब्लूम हो रहा है और एल्गे को डिस्प्लेस कर रहा है, और ये बायोल्यूमिनेसेंस है, ये दोनों एंजाइम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे। देन दिस इज NFSA, ये दोनों रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एपिडेमिक, ऑल्टरनेटिव ट्रुथ। व्हाट इज ट्रुथ, सबसे बड़ा सवाल है, ट्रुथ क्या है। अ वाइल हाफ फुल। इंटरनेट सेंसरशिप, ये इस पे व्यू पॉइंट्स शेयर करिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटरनेट सेंसरशिप बहुत रेलेवेंट है। टैक्ट, एंड दिस इज GMRT, थर्ड सच इंस्टीट्यूशन जिसको IEEE ने यहाँ पे माइलस्टोन फैसिलिटी का है। जुडिशियल एक्टिविज्म, दिस इज GDP, एंड दिस इज फार्म बिल। So this is 28th of November 2020, day 333. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.